हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज फाइनली हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th के वन शॉट्स की शुरुआत। एंड जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स है बच्चों क्लास 9th में। तो 3 चैप्टर्स है। सेल वाला चैप्टर यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद है टिश्यूज वाला चैप्टर, लास्ट में है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, उसका पूरा वन शॉट आएगा। एंड इस एक लेक्चर के अंदर, इस एक वन शॉट के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाने वाला है। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड इनफ कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सको। सो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं वन शॉट ऑफ क्लास 9th, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। एंड नाउ अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि हर एक इंसान की बॉडी बनी हुई होती है सेल से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल से छोटी और कोई चीज ही नहीं होती है जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। सेल क्या है? सेल एक लाइफ सपोर्टिंग यूनिट है। यूनिट का क्या मतलब होता है? द स्मॉलेस्ट थिंग दैट बिल्ड्स एंड मेक्स अप समथिंग, है ना। तो वो क्या है? सेल है। तो सेल हमारी लाइफ का अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है तो वो जब आपस में बिल्ड होंगे एंड देन दे विल मेक एन ऑर्गेनिज्म। एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में सेल जो है उसका बेसिक रोल होता है। चलो, सो क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। लेट्स गेट इनटू द कंटेंट्स और द टेबल ऑफ एवरीथिंग। सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्या चीज होती है सेल और क्यों उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, एवरीथिंग वी विल स्टडी, वी विल कवर अंडर दिस टॉपिक। फिर आ जाते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंस के बारे में। क्या अंतर है दोनों के सेल्स में? प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। फिर आ जाते हैं हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बने हुए होते हैं बच्चों। यानी जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी ट्रिलियंस से भी ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। हर एक पार्ट जो हमारी बॉडी का है, पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो कि सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना हुआ है, या फिर एक ही सेल से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने वाला सिंगल ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का। एंड फाइनली सेल के सारे ऑर्गेनल्स, क्या क्या इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, वो सारी चीजें वी विल कंप्लीट अंडर दिस टॉपिक। लास्ट में क्रोमोसोम्स, उसके बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर एंड ऑल्सो सेल डिवीजन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें थी, ये एक इनसाइट्स थे कि आप लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हो इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम इसके थोड़ा और अंदर आते हैं और जानते हैं कि सेल क्या होता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना बच्चों, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब बने हुए हैं सेल के। अगर सेल नहीं होगा तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ही नहीं। दे ईदर एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोला जाता है, यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये तो लिखा ही है, बोला जाता है। या फिर वो कॉम्बिनेशन होते हैं मल्टीपल सेल्स के तो उनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम उसे कहते हैं। ठीक है, इट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि यही एक फाउंडेशन है हमारी लाइफ का। क्या है ये?
एक फाउंडेशन है हमारी लाइफ का। अगर सेल नहीं होगा तो सेल से कोई भी तरह का ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरह की बॉडी नहीं बन पाएगी। चलो फिर इट possesses a highly organized structure that enables us to carry out its vital functions। हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, अब जैसे हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, हर चीज की एक बनावट होती है, एक डिजाइन होती है। कोई भी चीज ले लो, एक सिंपल सा ये माउस है, इसका भी कुछ तो डिजाइन है ना, कुछ तो इसके अंदर सारी चीजें हैं, कुछ तो सोच कर इसको इस तरीके के शेप में बनाया गया होगा। यहाँ पर दो बटन्स डाले होंगे, कर्सर डाला गया होगा यहाँ पर, तो कुछ तो सोचकर इसे बनाया गया होगा। एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इसको हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जल्दी बताओ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपना एक वाइटल फंक्शन कैरी आउट कर रहा है। उसी तरह जैसे ये पेन है, क्यों इस पेन के यहाँ वाले एंड को बहुत ही पॉइंटेड बनाया जाता है ताकि लिखने में आसानी हो, है ना। और क्यों इसको ऐसा ट्रायंगुलर सा बनाया जाता है यहाँ पे, ताकि आसानी से हम 3 उंगलियों से इसको पकड़ सके। तो यानी कि हर एक चीज जो कि आपको आपके लिए यूजफुल है या फिर किसी तरह का वाइटल फंक्शन परफॉर्म करने वाली है, वो हर चीज में एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसी तरह से बेटा सेल्स में भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि कुछ वाइटल फंक्शंस को कैरी आउट करेगा। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही पूरा का पूरा सेल का बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स, सेल ऑर्गेनल्स, ऐसे इंक्लूजन्स पाए जाएंगे जो कुछ वाइटल फंक्शंस कैरी आउट करेंगी। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर सारी चीजें हैं। चलो भाई, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की। टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप्स के सेल होते हैं बेटा? सबसे पहले होता है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे प्रिमिटिव सेल्स है। प्रोकैरियोट का क्या मतलब है? प्रिमिटिव का क्या मतलब है? एंशियंट, बहुत पुराना, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना। जब इंसान भी नहीं हुआ करते थे इस दुनिया में, इस धरती पे, तब भी कुछ तरह के सेल्स पाए जाते थे, वो प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे, जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, वो कौन से होंगे? यूजुअली मोनेरा होंगे, यानी कि बैक्टीरियाज होंगे जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए और आरएनए। वही डीएनए जो कि एक इंसान के बॉडी के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और फिर वो इंसान का जब बच्चा होता है तो उस डीएनए से इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है उसकी अगली जनरेशन पे, उसकी अगली प्रोजेनी पे। आप अपने मम्मी पापा से थोड़े बहुत दिखते हो, मिलते जुलते दिखते हो, या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो आपके मम्मी पापा से आपको आई है, वो सारे इंफॉर्मेशन आई है आपके मम्मी पापा से आपके पास थ्रू डीएनए। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम प्रोकैरियोटिक सेल पर आ जाते हैं वापस। सिर्फ बैक्टीरियाज का ग्रुप ऐसा है जिनका सेल प्रोकैरियोटिक है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उनमें नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाएगा। ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में। वहीं अगर बात कर ले हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की या यूकैरियोटिक सेल की, तो ये एक ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं।
मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। अभी आप लोग पढ़ोगे सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, तो अभी आप देखोगे कि सेल ऑर्गेनेल के भी चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं अब हम लोग। चलो, कंपोज्ड ऑफ सेवरल फंडामेंटल कंपोनेंट्स, कितने अलग अलग कंपोनेंट से एक सेल बना हुआ होता है। अभी हमने बात की है ना हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज कब की जाती है, जब बहुत सारी चीजें फैली हुई होती है। आप अपने स्टडी एरिया पे, घर पे जाते हो, आपका जो स्टडी एरिया है, कहीं पेन्स बिखरे पड़े हैं, कहीं बुक्स इधर उधर है, कॉपीज बुक्स सब आपस में मिल चुका है और सारा सामान इधर बिखरा पड़ा है, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो अपना स्टडी एरिया। फिर आप क्या करते हो, उसी टेबल के अंदर प्रॉपर एक जगह पर सारे पेन्स को पेन स्टैंड पे लगा के रखते हो, बुक्स को अपने एक शेल्फ पर रखते हो, कॉपीज को अपने शेल्फ पर रखते हो, आपके रफ नोटबुक्स अलग होते हैं, है ना, सारी चीजें, आपके पेन्स, आपका स्टिकी नोट्स वगैरह सब कुछ एक प्रॉपर जगह पर होता है। तो वो स्टडी टेबल क्या हो गया, एक सेल हो गया, और उसके अंदर, उसके ऊपर आप जितनी भी सारी चीजें ऑर्गेनाइज फॉर्म में सजा कर रख रहे हो, वो सब क्या हो गए, उसके कंपोनेंट्स हो गए। तभी तो वो एरिया क्या हो गया, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो गया। उसी तरह से हमारा सेल भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड तब होता है जब सेल के अंदर के बाकी के कंपोनेंट्स अपने जगह जगह पर प्रॉपरली देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। और कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को चारों तरफ से कवर करेगा, एक जो पतली सी झिल्ली, एक पतला सा मेम्ब्रेन होगा, उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का एक अपना अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल के अंदर। जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्रेन वर्क करता है, उसी तरह एक सेल के अंदर न्यूक्लियस वर्क करता है। फिर हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। छोटे छोटे से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये चारों तरफ इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, छोटी छोटी बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और प्रोटीन का सिंथेसिस कराने में राइबोसोम हेल्प करते हैं। फिर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे के सारे बेटा सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, ताकि पूरा का पूरा एक सेल एक वाइटल फंक्शन कैरी आउट कर सके। हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना अलग अलग रोल होता है। वो अलग अलग रोल जब परफॉर्म करते हैं सारे सेल ऑर्गेनेल, तब जाकर एक सेल एक फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, अच्छा एक और चीज है, सेल थ्योरी से पहले एक और चीज देख लो कि जो सेल की शेप होती है या साइजेस होती है, वो हमेशा वेरी करेगी, वो हमेशा वेरी करेगी। कुछ सेल्स बहुत छोटू से होते हैं, कुछ थोड़े लंबे से इलॉन्गेटेड से होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, कुछ ओवल शेप के होते हैं, कुछ चपटे से होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का सेल जो है अलग अलग तरह का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्टमक है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है ना, तो ये सारे पार्ट्स में जो सेल्स पाए जाएंगे वो भी अलग अलग तरीके के होंगे, क्योंकि इनको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना है। अब जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना। अभी जैसे मैं कैमरा के सामने देख रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि अभी यहाँ पे मेरे सामने बच्चे नहीं है, मेरे सामने सिर्फ एक कैमरा है, लेकिन जब मेरे बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे तो उनको लगेगा कि मैं सीधा डायरेक्टली उनको देख रही हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगी, अपना सारा फोकस कैमरा पे ही रखूंगी, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको लेक्चर डिलीवर कर सकूं। तो उसी तरीके से ये सारी चीजों की समझ मुझे कैसे आई, ब्रेन के थ्रू आई, है ना। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हमें इंटेलिजेंस, ब्रेन हमें लॉजिकल रीजनिंग, ब्रेन का काम होता है हमें सही तरीके से काम करवाना।
ठीक है, ये ब्रेन का काम होता है, कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। हमारा ब्रेन हमारे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिसीव करके उसके अगेंस्ट रिएक्शन परफॉर्म कराने का काम करता है। जैसे कि कोई कांटा है, ठीक है, तो ध्यान नहीं दिया मैंने, उस कांटे पर मेरी उंगली लग गई और बहुत तेज से ऐसा पिक हो गया वो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, तुरंत हाथ हटाऊंगी कि अरे यार ये क्या हो गया, कांटा चुभ गया मुझे, ऐसा तो नहीं करूंगी अच्छा कांटा चुभा है, ओ ये तो मैं देख पा रही हूँ, ऐसा तो नहीं करूंगी ना। मेरा सडन रिस्पॉन्स क्या होगा, तुरंत हाथ हटाना। तो ये काम कौन करवा रहा है, मेरा ब्रेन करवा रहा है। ब्रेन में किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स इलोंगेटेड होते हैं, लंबे से होते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन सेल, ठीक है। तो ये हो गया एक अलग तरह का सेल। अब हमारे स्टमक में, स्टमक का काम क्या है, डाइजेशन परफॉर्म कराना, है ना। तो स्टमक में पाए जाने वाले सेल्स बिल्कुल अलग तरीके के होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे फाइनली कि सेल थ्योरी क्या होता है। नाउ सेल, सबसे पहले सेल थ्योरी दिया किसने था, एक काम करते हैं, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, फिर हम लोग पीछे वाले स्लाइड्स में जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सेल वेल की शुरुआत हुई कैसे, कहां से, कब हुई एंड एवरीथिंग। चलो, सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक इंसान ने 1665 में नोटिस किया प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस, बॉटल की कॉर्क होती है ना, लकड़ी की बनी हुई होती है, लकड़ी के उस पार्ट को ही कॉर्क बोला जाता है, उसी का ऐसा करके रुको, ऐसा करके कॉर्क बनाया जाता है, ठीक है। तो कॉर्क की पतली सी स्लाइस लेकर, कॉर्क की पतली सी स्लाइस लेकर रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी किया and he saw compartment like structure। अभी तक उनको नहीं पता है कि सेल क्या होता है और वो क्या चीज है जो जिसको उन्होंने देखा। He knows nothing। बस उन्होंने क्या किया, he noticed the presence of cells। बाद में पता चला कि उसी को सेल बोला जाता है, but he noticed the presence के कुछ कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर तो पाया जा रहा है भाई। अब उसको इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, यहीं पर उसकी कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाती है। लेकिन पहला कंट्रीब्यूशन था ना, उसने सबसे पहले कुछ तो नोटिस किया, जो जहां पर दुनिया की नजर कभी नहीं गई उस चीज पर, वहां पर इनकी नजर गई। तो इनका नाम हम सबसे पहले लेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन हम सबसे पहले याद करेंगे। और बहुत पहले की बात भी है, 1665 की बात है। फिर हम बात करते हैं 1674 में घटने वाली एक घटना, ल्यूवन हुक, एंटोन वॉन ल्यूवन हुक इनका पूरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले पॉन्ड के वाटर में कुछ लिविंग सेल्स का नोटिस किया। एंटोन वॉन ल्यूवन हुक जो थे ना, वो बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक और क्यूरियस टाइप के इंसान हुआ करते थे। वो हर एक चीज तुरंत फटाफट से इसमें क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप में स्टडी करना शुरू कर देते थे। तो उनको जो भी चीज मिलती थी वो उस चीज को माइक्रोस्कोप में स्टडी करना शुरू कर देते थे। तो एक बार वो पॉन्ड के किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा भाई पॉन्ड का पानी लेकर इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि क्या दिखता है। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स नोटिस किए। एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कुछ अमीबा हुआ होगा, प्रोटोजोआ वगैरह हुआ होगा, पैरामीशियम वगैरह हुआ होगा, है ना। तो ये उन्होंने नोटिस किया उस पॉन्ड वाले वाटर में। तो ये पहला कंट्रीब्यूशन था किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल को नोटिस करने का, लिविंग सेल का प्रेजेंस डिटेक्ट करने का। इससे पहले रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क की स्लाइस में सेल्स देखे थे, वो कैसे सेल्स थे, डेड सेल्स थे। डेड सेल्स थे, वो जिंदा सेल्स नहीं थे। सबसे पहले शुरुआत जो सेल्स की हुई है, सेल की डिस्कवरी की हुई है, वो डेड सेल की हुई है। बाद में एक जिंदा सेल की डिस्कवरी की है ल्यूवन हुक ने। अभी भी इनको नहीं पता है कुछ कि क्या है भाई
किसको क्या कहते हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले ये बता दिया कि मैंने ना लिविंग सेल जैसा कुछ देखा पॉन्ड के वाटर में। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। 1831 में इन्होंने सबसे पहले सेल के अंदर एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इन्होंने कहा कि भाई सेल तो ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक यूनिट होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, लेकिन सेल के अंदर भी मैंने कोई ऐसी एक डेंस चीज देखी है और उसको मैं न्यूक्लियस नाम दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने बोला। परकिंजे ने 1839 में इन्वेंट किया एक टर्म जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, विच इज द लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल, और इसको लाइफ फ्लूइड भी बोलते हैं। इसको लाइफ या लिविंग फ्लूइड भी बोलते हैं। लाइफ फ्लूइड या लिविंग फ्लूइड भी इसे कहते हैं। क्यों इसे लिविंग फ्लूइड कहते हैं बच्चों? क्योंकि एक तो ये सेल है, सेल के अंदर का जितना भी फ्लूइड कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस को हटा लिया जाए तो बचे हुए फ्लूइड कंटेंट को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस को लेकर हम देखें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक अलग तरह की फ्लूइड पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे एक सेल के अंदर के पूरा का पूरा फ्लूइड मटेरियल क्या है भाई, तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। और वही प्रोटोप्लाज्म ऐसा फ्लूइड है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लिविंग फ्लूइड, लिविंग फ्लूइड। फिर आते हैं बेटा जी श्लीडेन एंड श्वान। 1838-1839 में इन्होंने फाइनली एक सेल थ्योरी प्रेजेंट की दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स। अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि हम इतने बड़े जो इंसान हैं हम किस चीज के बने हुए हैं। लोग समझते थे इंसान मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से कैसे बना होता है भाई? मिट्टी से, अच्छा तुम चाहो तो क्या तुम मिट्टी को इकट्ठा करके एक इंसान बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। तो पहले की धारणा ये होती थी, पहले के लोग ये सोचते थे कि इंसान क्या बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। बाद में फिर ये हुआ कि नहीं नहीं सेल्स का बना हुआ है। तो सेल्स की जो थ्योरी है ना, सेल की जो थ्योरी है वो श्लीडेन एंड श्वान ने दी थी। अब ये सेल थ्योरी आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, बहुत इलैबोरेटिव तरीके से पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें तो एकदम पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो सेल थ्योरी है वो मात्र 2 लाइन में खत्म हो जाती है। तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, फिर फाइनली श्लीडेन एंड श्वान के बाद आते हैं वर्शो। अच्छा, श्लीडेन कौन थे और श्वान कौन थे? तो श्लीडेन थे एक बॉटनिस्ट। ठीक है, जो बॉटनी, जो प्लांट की स्टडी करते हैं ना उनको बॉटनिस्ट बोला जाता है, और प्लांट की स्टडी को बॉटनी बोला जाता है। जो प्लांट की स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट बोला जाता है। और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। जो एनिमल की स्टडी करते हैं उनको जूलॉजिस्ट बोला जाता है, और एनिमल की स्टडी को जूलॉजी बोला जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपका बायोलॉजी बट जाएगा 2 पार्ट्स में, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो वर्चो इनका पूरा नाम था, रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, इनका पूरा नाम था रुडोल्फ वर्चो। तो ये 1855 में सजेस्ट करते हैं कि ठीक है श्लीडेन एंड श्वान तुमने बोल तो दिया कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं और सेल का ही प्रोडक्ट है एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि सेल जो है वो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया है। यानी आप समझ रहे हो, इन्होंने इनडायरेक्टली सेल डिवीजन के बारे में जिक्र कर दी बेटा जी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओलंपियाड वगैरह में या फिर हायर एप्टीट्यूड वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ लेता है थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन कि रुडोल्फ वर्चो ने किस चीज का कंट्रीब्यूशन दिया था, किस चीज में कंट्रीब्यूशन दिया था। तो सेल थ्योरी तो एक चीज है ही, उसके अलावा इन्होंने कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सेल डिवीजन के बारे में भी बता दिया कि एक सेल जो है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया हुआ है। यानी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा था सेल, वो डिवाइड होता है और फिर उससे सेल्स बनते हैं। वो डिवाइड हुआ
उससे 2 सेल्स बने, फिर वो दोनों सेल्स डिवाइड हुए, फिर 4 सेल्स बने, फिर वो 4 आपस में मतलब अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड हुए और टोटल 8 सेल्स बने। यानी कि इस दुनिया में अभी भी जो हम सारे इंसान हैं, सारे जानवर हैं, इस दुनिया में जो भी सेल है वो सारे सेल्स क्या है, किसी प्रिमिटिव सेल की ही संतान है, प्रिमिटिव सेल की ही डॉटर सेल्स है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, चलो भाई। तो ही सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर, जो अभी ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वहीं से अभी के सेल्स जो है बनकर आ रहे हैं। तो ये तो पूरी थी डिस्कवरी अबाउट द सेल्स। अब हम आगे देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में जो स्लिडन एंड शॉन ने दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, यानी कि इससे छोटा स्ट्रक्चर और दुनिया में कोई पाया ही नहीं जाता जो कि लाइफ को सपोर्ट करता हो, और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी कि इससे छोटा कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट कर रहा है, और इससे छोटी और कोई डिविजिबल चीज नहीं होती है जिसको आप सेल से छोटा भी बोलो और वो कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, कंपोनेंट्स अलग बात है, वो सारे सेल के कंपोनेंट्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो है सेल के अंदर जो पाए जाते हैं वो सारे सेल के कंपोनेंट्स हैं, पर सेल से छोटा कोई ऐसा चीज नहीं है जो यूनिट भी कहलाए और फंक्शन भी परफॉर्म करे। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आ जाते दूसरे पॉइंट पर, उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे जैसे भी हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो या जैसे भी हो, वो सारे सेल से बने हुए हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये वाली जो लाइन है ना, ये दी थी रुडोल्फ वर्शो ने, बाय रुडोल्फ वर्शो। ठीक है, ठीक है, रुडोल्फ वर्शो ने ये वाली लाइन दी थी कि सारे सेल्स फॉर्म करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसी को एक दूसरे लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सारे सेल्स पुराने सेल से फॉर्म करते हैं, ये इसका मतलब होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, चलो फिर फाइनली विल टॉक अबाउट द सेल का शेप, उसका साइज और उसके नंबर्स। सो सेल का शेप जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म, जिससे पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस पर सेल का शेप होता है। ठीक है, जैसे लिवर के सेल्स अलग तरह के शेप में होते हैं, नर्व के सेल्स अलग तरह के शेप में होते हैं, हार्ट के सेल्स अलग अलग तरह के शेप में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शेप डिपेंड करता है और वेरी करता है। वेरी मतलब कि डिफरेंट है फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरह के शेप के सेल्स होते हैं। नाउ सेल्स जो है वो केपेबल होते हैं ऑफ चेंजिंग देयर शेप। सेल्स जो है अपना शेप भी चेंज करने के लिए केपेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ब्लड सेल और अमीबा अपना शेप चेंज कर लेते हैं ऑन देयर ओन, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिचुएशन, व्हाट कंडीशन दे आर इन। अमीबा जो है जैसे ही उसके आसपास फूड पार्टिकल आता है वो तुरंत अपना सूडोपोडिया फैलाएगा और सारे अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेगा, यानी कहीं ना कहीं तो उसका सेल का शेप क्या हुआ, चेंज हुआ ना उसका सेल का शेप। ठीक है, चलो भाई ये सारी चीजें तो देख ली हम लोगों ने, सेल थ्योरी वगैरह हो गया। अब चलो एकदम अब शुरू से शुरू करते हैं सारी चीजें। 2 तरह के सेल्स आप लोगों को पढ़ने हैं। कितने तरह के सेल्स आप लोगों को पढ़ने हैं? 2 तरह के सेल्स। ठीक है, कौन कौन से? एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होती हैं, तो यहाँ पर हम वो भी क्लियर करेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट सेल को। आप इसका डायग्राम देखो, प्यारा सा लग रहा है एक बॉक्स जैसा है, एक डब्बे जैसा है ना। अभी आगे चलकर मैं बताऊंगी कि ये डब्बे जैसा स्ट्रक्चर इसका क्यों है। चलो थोड़ा सा प्लांट सेल के बारे में देख लो। प्लांट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट्स। सारे जो प्लांट्स बने हुए होते हैं वो इसी तरह के सेल से बने हुए होते हैं, इसी प्लांट सेल से बने हुए होते हैं। सो प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल। आगे चलकर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट सेल के क्या क्या अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब देख लो एनिमल सेल। एनिमल सेल देखकर आपको लगेगा नहीं कि इसमें किसी भी तरह की डेफिनिट बाउंड्री है या फिर ये किसी तरह के रिजिड मटेरियल से बना हुआ है या फिर कोई डब्बा है या कुछ है, नहीं। ये एकदम ही बिल्कुल छोटू सा है, शेपलेस सा है ना। कोई इसका ऐसा डेफिनेट फिक्स शेप नहीं होता है एनिमल सेल का। सो एक एनिमल सेल क्या है, स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट होता है लाइफ का, जो सारे के सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, यानी कि इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द एनिमल्स, ऑल द लिविंग एनिमल्स। फिर हम बात करेंगे एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आगे चलकर हम सारे अपने अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे। देखो अब बात करते हैं हम लोग सेल वॉल के बारे में। बच्चों सेल वॉल क्या चीज है भाई? सेल वॉल क्या चीज है बताओ कोई? चलो तो मैं बता देती हूँ। प्लांट सेल में ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्टिव पार्ट होता है सेल का। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल सेल वॉल पाया जाता है जो कि प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। और ये क्या है? ये क्या है? एक रिजिड आउटर कवरिंग है। ये क्या है बेटा? एक रिजिड आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, ये किस चीज का बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज का। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या चीज है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि टफ मटेरियल होता है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करना, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। सेल्यूलोज क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, complex substance that provides structural strength to the plants, ठीक है। इट गिव्स द प्लांट इट्स रेक्टेंगुलर शेप। मैंने अभी आपको बताया ना कि डब्बे जैसा दिखता है। प्लांट सेल तो बड़ा ही अजीब सा है, रेक्टेंगुलर सा है, डब्बे जैसा दिख रहा है, बॉक्स जैसा दिख रहा है। ये बॉक्स जैसा जो दिख रहा है ना, ये शेप उसको कहाँ से मिल रही है? ये शेप उसको बेटा जी सेल वॉल से मिल रही है। दीवार है ना, घर की दीवारें कैसी होती है? 4 दीवारें होती है, बॉक्स जैसी, डब्बे जैसी होती है। तो उसी तरीके से प्लांट का सेल भी बना हुआ होता है। सेल वॉल का बना हुआ होता है चारों तरफ से, और सेल वॉल से वो कवर्ड होता है ताकि वो उसको एक पर्टिकुलर शेप और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, मजबूती प्रोवाइड कर सके सेल को, से प्लांट के सेल को अंदर तक कोई डैमेज ना कर सके। अब जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान, कुछ भी आ जाए, प्रलय आ जाए, हम इंसान या फिर हम जानवर क्या करते हैं? हम शेड में चले जाते हैं, हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर हमें प्रोटेक्शन मिले। कभी सोचा है तुम लोगों ने प्लांट्स के बारे में? प्लांट्स जहां रहते हैं बेचारे, उनको वहीं रहना पड़ता है, चाहे कितनी भी तेज धूप हो, चाहे कितनी भी तेज बारिश, आंधी तूफान आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे कितनी तेज सर्दी हो रही हो, बेचारे प्लांट्स क्या है? स्टेशनरी है। दे कैन नॉट मूव, उनमें मूवमेंट नहीं हो सकती, उनको एक ही जगह पर खड़े रहना है हमेशा।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसी बॉडी को क्या चाहिए, बहुत सारा स्ट्रेंथ चाहिए। बहुत भयंकर आंधी या तूफान आता है तब आप देखते हो कि कोई पेड़ गिर गया है ना, कोई पेड़ गिर गया, अदरवाइज जल्दी पेड़ गिरते नहीं है। वो ऐसे ऐसे लहराते रहेंगे, बहुत ज्यादा स्विंग करते रहेंगे तूफानों में, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। ये ड्यूरेबिलिटी, ये स्ट्रेंथ उसे कहां से आ रही है, कहां से मिल रही है, सेल्यूलोज से मिल रही है, जो कि उसके सेल वॉल में प्रेजेंट है। और सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता बेटा जी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, सेल वॉल के आगे बढ़ेंगे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर तरह के सेल्स में प्रेजेंट रहता है। और इसको बेटा जी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन, जितने भी सेल्स होते हैं हर एक सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, सारे अपने सेलुलर पार्ट्स को अपने अंदर छुपाकर रखते हैं। क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, जो सेपरेट करता है कंटेंट्स ऑफ सेल को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। outermost covering of the cell that separates all internal cellular components from outside world। सेल के बाहर की चीजें और सेल के अंदर की चीजें को सेपरेट करने वाली अगर कोई लेयर है, कोई मेम्ब्रेन है, तो वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है भैया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन अलाउ कर सकता है या परमिट कर सकता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम इसे कहते हैं। क्यों हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ही सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को एंट्री या एग्जिट करने के लिए अलाउ करता है, इनसाइड या आउटसाइड द सेल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये इसके अलावा भी ये प्रिवेंट करेगा मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, मतलब कोई मटेरियल जानबूझकर अगर भागना चाहे ना इधर उधर, नहीं भागने देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे इंटैक्ट रखता है, और इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये तो अभी क्लियर हो ही गया आप लोगों को, है ना। चलो उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है। वाटर जो है ना, ये लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आना जाना कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा जी ऑस्मोसिस। इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जब वाटर का मूवमेंट होता है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये किस चीज से अफेक्ट होती है, बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसी को हम कहते हैं concentration of water।
इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहते हैं। अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इस हिसाब से ऑस्मोसिस हो जाती है। अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर ज्यादा है हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि वाटर में सब्सटेंसेस की मात्रा अगर बहुत है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत है वाटर में, तो उसको हम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहेंगे। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को बेटा हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख दिया जाए तो सेल श्रिंक कर जाता है, सेल के अंदर का फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। और इसी को हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है। अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो हम इसे कहेंगे बेटा कि ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख दें तो वो सेल क्या है, वो सेल स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, उसके अंदर पानी भर जाएगा। चने के दाने को आप पानी में रात भर भिगो कर रखते हो, सुबह तक वो फूल के बड़ा हो जाता है। उसमें क्या हो रही है, एंडोऑस्मोसिस हो रही है। तो इसी स्वेलिंग या फिर एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल को हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे हम इसे, एंडोऑस्मोसिस। एंड अंदर, एक्स बाहर। ठीक है, एक्सो को क्या किया जाता है, जिंदगी के बाहर रखा जाता है ना। तो इस तरह से याद रखो, एक्स ऑस्मोसिस सारा कंटेंट सेल का बाहर चला गया, एंड ऑस्मोसिस एंड इनसाइड। ठीक है, तो वो सारा का सारा सेल का कंटेंट जो है वो क्या हो गया, भर गया। किससे, पानी से, क्योंकि हमने उस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया था। वो क्या था, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला वाटर था, सारा पानी सेल के अंदर आ गया ताकि बराबर बराबर हो जाए कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दोनों में। ठीक है, तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन की कहानी बच्चों। अब हम फाइनली बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस क्या चीज है भाई, क्या चीज है न्यूक्लियस? एक राउंड टाइप का ऑर्गेनेल है, एक राउंड सा ऑर्गेनेल है जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में प्लेस्ड होता है, और इसका काम है टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। क्या काम है न्यूक्लियस का? सारे के सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। जैसे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ब्रेन का काम होता है सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, कि हम कब चलेंगे, मेरा मन कर रहा है यहाँ से वहां चलकर जाने का, मेरा मन कर रहा है किसी को एक थप्पड़ मारने का, मेरा मन कर रहा है तुम लोगों को लेक्चर डिलीवर करने का, ये शब्द बोलने का। ठीक है, मेरा मन कर रहा है खाना खाने का। मेरी सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जो पागल से हो जाते हैं, जिनका ब्रेन काम नहीं करता, जिनका दिमाग खराब हो चुका है, वो कुछ भी करते हैं, है ना। कोई भी इंसान पागलों वाली हरकत करता है तो कह नहीं कहते हम लोग कि भाई तुमको दिमाग वमाग है या नहीं है। जिसके दिमाग नहीं होता वही पागलों वाली हरकत करेगा, क्योंकि दिमाग तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है उसकी हरकतें। समझ में आ रहा है? तो यही है न्यूक्लियस का काम एक सेल के अंदर। न्यूक्लियस होता क्या है? एक डबल लेयर की कवरिंग इसके चारों तरफ पाई जाती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, चलो, न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और इसी को हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है,
ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज चारों तरफ का मेम्ब्रेन। अच्छा नहीं, वेट, ये पूरा न्यूक्लियस है। तो ये जो आप लेयर देख रहे हो ना, डबल लेयर, यही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स का क्या मतलब है, ये पोर्स अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। पोर्स allow transfer of material, allows transfer of material from inside the nucleus to its outside। ठीक है, यानी कि अंदर के सामान को साइटोप्लाज्म में भेजने का काम, ट्रांसफर करने का काम क्या है, न्यूक्लियर पोर्स का है। न्यूक्लियस कंटेन करते हैं क्रोमोसोम्स, जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर में विजिबल होता है। दे कंटेन्स chromosomes visible as rod shaped structure, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या है भाई, अब बात करें थोड़ा बहुत क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम कंटेन करते हैं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि हेरिडिटी का काम करता है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का काम करता है। क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्रोमोसोम contains information for inheritance of characters, inheritance of characters from parents to next generation। लिख लो यहां पर, from parents to next generation, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन करना। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। चलिए भाई, अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो न्यूक्लियस का ये भी काम है टू प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। अब इसी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह के सेल्स होते हैं, दो तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसमें वेल डिफाइंड, ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियर, अच्छा ये एक डेंस मटेरियल है इनसाइड द न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियोलस है। ऐसे वाले सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती है इसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। आगे चलो, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक ऐसा फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के सारे सेल वाले एरिया में, सेल वाले स्पेस में, जो सारे सेल ऑर्गेनेल को कंटेन करता है। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल। हर एक सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक फंक्शन, सेल के लिए परफॉर्म करती है वो स्पेसिफिक फंक्शन। इसीलिए हम सेल ऑर्गेनेल को कोई यूनिट नहीं बोल सकते, वो क्या है, सेल का ही पार्ट है जो सेल के लिए ही काम कर रही है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई,
अब हम आगे चल के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स शुरुआत से अब हम लोग पढ़ेंगे। हर एक सेल जो है ना वो कंटेन करता है बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो अब सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखो, यहाँ पर तो सिर्फ उसके टाइप्स लिखे हुए हैं बट हम लोग उसे पढ़ेंगे कि वो है क्या। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। नेटवर्क ऑफ membrane bound tubes and sheets, ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है, ट्यूब्स और शीट्स के बने हुए होते हैं। कैसा दिखता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल या फिर राउंड ट्यूब्यूल या ओब्लॉन्ग बैग की तरह, वेसिकल की तरह दिखेगा, ठीक है, चपटा सा कॉइन के जैसा कभी कभी दिखेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बहुत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता तो होता है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या अंतर है स्मूथ और रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? रफ वाला जो है वो रफ इसलिए अपीयर कर रहा है और इसका नाम भी रफ इसलिए है क्योंकि इसके सरफेस पे स्मॉल बीड्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। आप अपने घर के नीचे फर्श पे टाइल्स पे छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स फेंक दो तो क्या आपका वो फर्श स्मूथ और शाइनी दिखेगा? नहीं दिखेगा, रफ सा दिखेगा, है ना। फिर जब आप उसको क्लीन करोगे, पोछा ओछा मारोगे, बिल्कुल लाइजॉल से एकदम चकाचक कर दोगे तो वो बड़ा ही स्मूथ दिखेगा। यानी रफ और स्मूथ के बीच का डिफरेंस यही है कि कुछ पार्टिकल्स रफ वाले में उसके सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। तो उसी तरह से छोटे छोटे राइबोसोम के बीड्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर दिखते हैं ना तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वो इतना स्मूथ, इतना शाइनी, इतना स्लिपरी सा क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके ऊपर लिपिड की लेयर पाई जा रही है, उसके ऊपर बेटा लिपिड की लेयर पाई जा रही है। लिपिड क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फैट होता है, यानी कि ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है, चिपचिपी चीज हो गई ना, फैटी सब्सटेंस, ठीक है। तो लिपिड का जब लेयर पाया जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी? बहुत ही स्मूथ और शाइनी सी अपीयर करेगी। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या होता है? लिपिड की सिंथेसिस करना। लिपिड को खुद भी वो सिंथेसाइज भी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको खुद से वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। और इनका काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस का भी होता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। बच्चों क्या चीज है गोल्जी एपरेटस? फटाफट से देखिए। गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो उन्हीं के नाम पर इस सेल ऑर्गेनेल का नाम पड़ा हुआ है जो कि कंसिस्ट करता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। सिस्टम ऑफ, लिखो यहां पे, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स।
मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, यानी कि फ्लैट सैक, फ्लैट बोरी की तरह पाई जाती है। ये अरेंज्ड होती है पैरेलली टू ईच अदर, एक के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर सैक की तरह बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसी को सिस्टर्न बोला जाता है, इसी को सिस्टर्न बोला जाता है। फ्लैटेंड सैक्स पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या है, ये कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो भी मटेरियल का सिंथेसिस SER और RER में होता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस भी मटेरियल का सिंथेसिस होता है, वो सारा मटेरियल यहाँ पर प्रोसेस और पैकेज किया जाता है। प्रोसेसिंग, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। कोई भी मटेरियल है उसका सिंथेसिस करा के उसका सिक्रीशन कराता है, यानी कि रिलीज कराता है सेल में, पैकेजिंग कराता है उसका, और मॉडिफिकेशन भी, जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस मटेरियल में, वो सारी चीजें कराने का काम किसका है, गोल्जी एपरेटस का है। और इसके अलावा गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द formation of lysosomes, also involved in the formation of lysosomes, ठीक है। आगे बढ़ो, अब हम बात करेंगे इसी लाइसोसोम के बारे में जिसका फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस करवा रहा था। तो लाइसोसोम जो है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पर डायग्राम में, कुछ नहीं, बोरी जैसा है गोल सा, और चारों तरफ से मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो मेम्ब्रेनस क्या है, सैक है, भरा हुआ है किस चीज से, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ है बच्चों। किस चीज से भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम से। लाइसोसोम्स आर membranous sacs filled with digestive enzymes, it is filled with digestive enzymes। और ये enzymes बनते कहां पर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या है, एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, यानी कि जब भी सेल में कोई गड़बड़ी आती है या सेल का कोई ऑर्गेनल डेड हो गया है, तो उसका जो डेड मटेरियल है वो सेल के अंदर पड़ा हुआ है, या किसी बैक्टीरिया ने सेल को इन्फेक्ट कर दिया, अटैक कर दिया, कोई फॉरेन मटेरियल एंटर कर गया सेल के अंदर, बैक्टीरिया एंटर कर गया सेल के अंदर, कुछ भी हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, उससे क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल विल एंड अप इन लाइसोसोम। यानी कि फिर क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करेगा, लाइसोसोम जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करेगा और सिंपलर सब्सटेंसेस में उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि उसे डाइजेस्ट कर देता है, सेल के अंदर के सारे कचड़े को या कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर देता है। और इसी वजह से हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किसी भी तरह का अगर डिस्टरबेंस आ गया या डैमेज हो गया सेल में, किसी भी तरह का डैमेज अगर कॉज हो गया सेल में, तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाएगा और खुद के ही उसके एंजाइम्स पूरे सेल को डाइजेस्ट कर ले जाएंगे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। फाइनली विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सबको पता है, सारे बच्चों को पता है कि इट इज नोन एज द पावर प्लांट या पावर हाउस
ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? बताओ। क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज जो कि जरूरी होती है ना सेल के अंदर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उन केमिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट बहुत होती है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती हैं। टू मेम्ब्रेनस कवरिंग्स पाई जाती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है? फोल्डेड सा होता है। ठीक है, जो कि इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। इनर layer has folds that increase surface area for ATP को जनरेट करने वाले केमिकल रिएक्शंस। ATP generating chemical reactions, ATP generating chemical reactions। ठीक है, needed for life obviously। ये सारे ATP जनरेट करने वाले केमिकल रिएक्शंस क्यों जरूरी है? ताकि लाइफ सस्टेन हो सके, सेल जो है वो लिविंग ही रह सके, हमेशा लिविंग ही रह सके। ठीक है, ATP क्या चीज है? ATP है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे कि आपके पास पैसा तो बहुत है, पर कितना पैसा जरूरी होगा कोई सामान खरीदने के लिए? जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप गए दुकान पर, आपको लेना है एक फ्रिज। तो फ्रिज के लिए दुकानदार बोलेगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए। तो आप क्या करोगे? अपने उतने सारे पैसे में से 10,000 रुपए निकाल कर उसे दे दोगे। तो आपने क्या दिया? करेंसी दी। पैसा तो आपके पास बहुत है, आपके बैंक अकाउंट में है ना पैसा, वो क्या हो गया? एनर्जी है। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो क्या है? एनर्जी है। आपने उसमें से कुछ पैसे निकाल कर दुकान वाले को दिए ताकि उसके बदले वो आपको कुछ दे। तो आपने क्या दिया? एटीपी दे दिया, अपनी एनर्जी का करेंसी दे दिया। किसके बदले? किसी प्रोडक्ट के बदले, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन के बदले जो कि उस सेल के लाइफ को सस्टेन करवाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया इज ओवर, आगे चलते हैं हम लोग प्लास्टिड में। इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही ये पाए जाते हैं। दो तरह का प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। तीन तरह का प्लास्टिड होता है बेसिकली। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट कंटेन करेगा, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि अदर देन ग्रीन पिगमेंट कंटेन करेगा, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कोई भी पिगमेंट कंटेन नहीं करता है बच्चों। ल्यूकोप्लास्ट कोई भी पिगमेंट कंटेन नहीं करता है, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन का स्टोरेज करता है। स्टोर्स ऑयल्स, स्टार्च, फैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो तीन तरह के प्लास्टिड हो गए। क्लोरोप्लास्ट हो गया जो ग्रीन कलर का ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, और आपको पता है ग्रीन पिगमेंट किस में काम आती है? फोटोसिंथेसिस में काम आती है। यहां पर हम लिख लेंगे फॉर
फॉर फोटोसिंथेसिस। बाकी फोटोसिंथेसिस के अलावा जो बाकी के कलर्स होते हैं जैसे कि लाल गुलाब, पीला गुलाब, है ना, गुलाबी गुलाब, है ना, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर के अलावा भी अलग अलग कंपोनेंट होता है जिसमें कलर्स बहुत बढ़िया बढ़िया पाए जाते हैं। वो सारे अलग अलग कलर्स कहाँ से आ रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट से आ रहे हैं। तो ये क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 3 तरह की प्लास्टिड पाई जाती है। एक तरह का प्लास्टिड जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो ग्रीन पिगमेंट देगा। एक दूसरे तरह का प्लास्टिड जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया अदर कलर्स देगा, अदर पिगमेंट्स देगा। और तीसरे तरह का प्लास्टिड जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं वो कुछ कलर वलर नहीं देता, वो स्टोर करके रखता है बहुत सारी चीजों का जो कि एसेंशियल होती है प्लांट के लाइफ के लिए। Finally, we will talk about vacuoles and I guess this is the last topic. Vacuoles is the last topic. Vacuole क्या करते हैं? Help करते हैं in maintaining water balance in the cell. सेल के अंदर कितना वाटर रहेगा, नहीं रहेगा, कम है, ज्यादा है, वो सारी चीजें बैलेंस करने का काम किसका है? वैक्यूल्स का है। इसको हम स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ठीक है। वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे साइज में एनिमल के सेल में पाए जाएंगे लेकिन प्लांट के सेल में बहुत ह्यूज पाए जाएंगे। प्लांट के सेल में लगभग 50 से 90% वॉल्यूम कंटेन कर लेते हैं। प्लांट sorry, vacuoles occupy 50 to 90% of the cell volume। सेल वॉल्यूम, ठीक है, इतना ज्यादा स्पेस जो है वो कवर करके रखता है कौन? वैक्यूल। ठीक है। बहुत सारे सेल के प्लांट के सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर सेल सैप भी भरा हुआ होता है जो कि सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। क्या मतलब है टर्जिडिटी और रिजिडिटी का? रिजिडिटी यानी कि बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया है, मतलब वो सेल को बिल्कुल भी इधर उधर खिसकने नहीं देगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। टर्जिडिटी का क्या मतलब होता है? एक ऐसा प्रेशर सिस्टम जो कि सारे सेल के ऑर्गेनेल को बिल्कुल इंटैक्ट रखेगा, बिल्कुल टाइट रखेगा, उसको बिल्कुल भी प्लाज्मोलाइज होने नहीं देगा, बिल्कुल भी उसको श्रिंक होने या फिर उसको क्या कहते हैं, इनफोल्ड होने नहीं देगा। सेल बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे, बिल्कुल टाइट रहेंगे, यही है टर्जिडिटी। ठीक है। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कवर हो चुके हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होता है 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में। हर एक के पास पोटेंशियल होता है फिर से ग्रो करने का, डेवलप करने का और फिर से कैरी आउट करने का एक स्पेसिफिक फंक्शन। बेसिकली सेल डिवीजन फिर से कर सकता है वो एक सेल, एक डॉटर सेल। एक फंडामेंटल प्रोसेस है सेल डिवीजन बायोलॉजी में, दैट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम सो रहे होते हैं ना तो हम दिन भर जितना भी काम करके हमारी बॉडी थक गई होती है, बहुत सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, इतना ज्यादा हम काम कर लेते हैं दिन भर। अगर कोई काम नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो ना, बैठे बैठे सिर्फ सोच रहे हो, तो भी बहुत सारे सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं ओवरवर्क कर करके। ठीक है। तो क्या होता है सेल डिवीजन? सोते वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी रिपेयर और रिप्लेसमेंट मोड में चली जाती है, यानी कि सेल्स जो है डिवाइड करना शुरू करते हैं अपने आप को। सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ताकि हमारी बॉडी में फिर से सारे के सारे सेल्स रिपेयर हो जाए, रीग्रो कर जाए, रिप्रोड्यूस कर जाए और हम एक वाइटल लाइफ जी सके। सेल डिवीजन कैन अकर थ्रू 2 मेन मैकेनिज्म। 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं जिससे सेल डिवीजन हो सकता है। एक होता है माइटोसिस, जिसमें
जिसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है, और एक होता है मियोसिस जिसमें प्रोड्यूस होते हैं 4 जेनेटिकली डाइवर्स डॉटर सेल्स। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा नहीं है, ये छुप गया है यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉटर सेल्स। तो 4 जेनेटिकली डाइवर्स डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है मियोसिस में, और माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी, जिनका जेनेटिक्स बिल्कुल सेम रहेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। थैंक यू सो मच। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया पूरा का पूरा वन शॉट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा टर्म है जो आपको नहीं क्लियर हो पाया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज गिव अ लाइक बटन ऑन दिस वन शॉट, ऑन दिस लेक्चर, एंड कमेंट कर देना, लाइक कर देना। अगर आप नए बच्चे हो, अभी आप नए आप 9th में आए हो, तो मान के चलो अभी से लेके अगले 4 साल तक की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। 9, 10, 11, 12 सब हम संभाल लेंगे। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और जुड़ जाना है साइंस एंड फन के फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड बाय बाय।